Hello everyone. In this video, I will tell you how I scored 100 plus in GS UPSC prelims 2024. So let's get started. So मेरा सेक्शन मुझे सेट डी मिला था एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को तो मुझे पता था. सो ये पूछ रहा है सिंपल, हाउ मेनी डीलिमिटेड कमीशंस हैव बीन सेटअप टिल December 2023. सो ये मुझे पता था, ये मैंने बेसिक लक्ष्मीकांत से पढ़ा था. फर्स्ट 52 में हुआ था 1952, सेकंड 62 में एंड उसके बाद थर्ड 1972 में और 1976 में हमें पता है 25 ईयर्स के लिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था टिल 2001. सो इन 2001 अगेन इसको इस बैन को 25 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया टिल 2026. और 2005 में हमें पता है डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था. रैशनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट्स, उनके नंबर्स को सेम रखा गया था बट जस्ट उनकी रैशनलाइजेशन हुई थी. सीट सेम थी बट उनका एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ था. सो टोटल 4 हुए थे. तो ये क्वेश्चन मेरा सही था. एंड नेक्स्ट वन इज लेट मी erase दिस. या सो ये पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट 1992 से कौन सी लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में ऐड की गई थी. तो भी ऑनेस्ट मुझे कन्फ्यूज़न थी इसमें, बट मुझे ये पता था जो मैथिली थी ये 2007 और 8 के आसपास ऐड की गई थी. सो इस बार तो एलिमिनेशन वाला टेक्निक था, सो मैंने वो यूज़ करके 4 को रिमूव कर दिया. सो मेरे पास बचा ऑप्शन है जो कि करेक्ट था. एंड उसके बाद दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी इसमें मुझे सबका नहीं पता था कि कौन सी पार्टी किसने इस्टेब्लिश की है. मुझे सिर्फ 2 का पता था. मुझे ये पता था कि ये जो आचार्य नरेंद्र देव थे इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की थी. एंड जो ये पार्टी है क्या कहते हैं, आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की थी. ये पार्टी जो स्वतंत्रता पार्टी है ये मे बी आई थिंक राजगोपालाचारी जी ने इस्टेब्लिश की थी इन 1940s और 50s. सो ये इन्होंने इंटरचेंज कर दिए. ये तो सही था. कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ने की थी और भारतीय जनसंघ श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी. सो 2 इनमें ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट था जो कि मेरा सही गया था क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज़ ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, ये भी क्वेश्चन मेरा करेक्ट था. सो इसके तो सिंपल पार्ट्स थे. मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया था, A4 साइज शीट में मैंने बनाया था. सो वही शीट को मैं लास्ट में साथ में लेके गया था वहाँ पे. पेपर से पहले मैंने उस शीट को देखा था. सो उसी में से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था. तो ये तो मुझे पता था कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ है. तो ये तो बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है. जिसने भी पॉलिटी ढंग से पढ़ी है वो इसको करेक्ट कर लेगा. ये भी क्वेश्चन मेरा करेक्ट गया था. एंड ये क्वेश्चन जो था 7th शेड्यूल से आया था. जो लिस्ट है वो मैंने पढ़ ली थी. वो लिस्ट मैं ऑलरेडी पढ़ के गया था. बट अगर आपने लिस्ट नहीं भी पढ़ी तो इसमें बेसिक लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ इन स्टेट लिस्ट. ये तो हम सब जानते हैं, कोई भी इंटर स्टेट रिलेटेड इशू है वो यूनियन लिस्ट में आता है ना कि स्टेट में. सो ये तो वैसे हट जाना था. उसके बाद बोला इंटर स्टेट माइग्रेशन, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है. अगर इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट का सब्जेक्ट होगा तो कोई भी स्टेट उसके ऊपर माइग्रेशन के ऊपर रोक लगा सकता है, जो कि इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है. सो ये तो हमें पता है, ये भी यूनियन लिस्ट में होना चाहिए. ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. एंड जो लास्ट 4th ऑप्शन है ये बोला कॉर्पोरेशन टैक्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. हम जानते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो सेंटर यूनियन लगाता है. ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. बाकी ये ऑप्शन बचा था, सो डेफिनेटली ये करेक्ट होगा. बट मुझे तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन पता था कि इंटर स्टेट क्वारंटीन जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, बिकॉज मैं जो सेंटर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ के गया था. बट अगर आपको नहीं भी आता था तो आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते थे. एंड 6th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट टू प्राइवेसी. ये तो सबका करेक्ट होगा आई थिंक, आर्टिकल 21. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं CDS की.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और ये गलत हुआ था। क्यों हुआ था गलत, ये मैं आंसर की वजह से बता रहा हूँ, जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने निकाली है। मैंने वाजीराम की चेक की थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन गलत है। वाजीराम के अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। एंड इन 8th क्वेश्चन, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी। इसने बोला था कि आर्मी में कौन सा ऑपरेशन आर्मी लेकर आई है लोकल पॉपुलेशन के लिए रिमोट एरियाज़ की, टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ बेसिक नीड्स। ये तो मैंने किसी करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ा था, ऑपरेशन सद्भावना। ये मुझे पता था ऑपरेशन मैत्री नहीं है, ये भी मुझे पता था ऑपरेशन मदद नहीं है। ऑपरेशन संकल्प और सद्भावना में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने सद्भावना चूज़ किया था, और यही इसका करेक्ट आंसर था। एंड ये मैंने कहीं पढ़ा भी था करंट अफेयर मैगज़ीन में, सो इसका सही हो गया था मेरा। एंड ये क्वेश्चन एसएससी में भी आई थिंक पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज़। पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था चाइल एंड अर्जेंटीना में, मुझे ये पता था इंडिया चाइना का नहीं है, रशिया कज़ाकिस्तान का भी नहीं है, ये दोनों मैं जानता था। बट चाइल, अर्जेंटीना एंड कनाडा में मैं कंफ्यूज हो रहा था। फिर मुझे याद है कि यूएस और कनाडा में जो है वो अलास्का भी है। सो इसकी वजह से मुझे याद आया कि हाँ यही लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। सो ये ऑप्शन मेरा सही था, कनाडा वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है लोकसभा में एथिक्स कमेटी रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये एडहॉक कमेटी थी इनिशियली, ये दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। ये क्वेश्चन गलत है। ये एक तो ये ओनली वाली स्टेटमेंट ही गलत है कि ओनली सिर्फ लोकसभा में मेंबर कर सकते हैं कंप्लेंट, राज्यसभा की नहीं कर सकते, तो ये तो ओनली वाली स्टेटमेंट ही गलत है, अगर आपको बेसिक रूल्स पता हो इन पेपर्स के। एंड ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है कि कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। लक्ष्मीकांत में अगर नहीं भी दिया, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या आपने विजन की या कोई और मैगज़ीन पढ़ी है तो आपको पता होगा कोई भी कंप्लेंट कर सकता है इसकी। एंड ये ऑप्शन गलत था। सो एलिमिनेशन के थ्रू तो हम वहाँ पे पहुँच ही जाते। एंड थर्ड क्या लिखा है, दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सबजुडाइज। ये तो करेक्ट है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। सो इसका आंसर सी था, ये भी मेरा करेक्ट गया था। उसके बाद बोल रहा है हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें मैं दो लोगों में कंफ्यूज था। मुझे ये पता था डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है एंड रामकृष्णाचारी भी नहीं है। मुझे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड राजगोपालाचारी लग रहे थे। पहले मैंने सच्चिदानंद सिन्हा पे क्रॉस मार दिया, मुझे लगा ये नहीं है, मुझे लगा था कि राजगोपालाचारी हो सकते हैं। फिर मुझे लास्ट में याद आया कि सच्चिदानंद जो थे इनकी एज सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे, इनकी एज जो थी पार्लियामेंट में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज़्यादा थी, तो इस वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया गया था। सो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट था। एंड ये मेरा गलत हो गया था अकॉर्डिंग टू वाजीराम। मुझे नहीं पता ऑफिशियल आंसर के लिए में क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, या किसी और कोचिंग के आंसर की में क्या आंसर है, बट ये क्वेश्चन जो था मेरा वो गलत था। सो इसमें कोचिंग के हिसाब से तो आंसर जो है वो ए होना चाहिए, बट मैंने सी माना था बिकॉज डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तो हमेशा सेंट्रल के अंडर ही होते हैं, ना कि स्टेट के अंडर। सो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, बाकी कोचिंग के हिसाब से ये ए आंसर है। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। ये गलत क्यों था, बिकॉज इसमें मैंने तुक्का मारा था। यहाँ पे लिखा हुआ था कौन सा वर्क जो है एट्रीब्यूटेड है प्ले राइट भाषा को। मुझे लगा था यहाँ पे महाभाषा लिखा हुआ है, भाषा मीन्स भाषा। सो मैंने ये आप बोल सकते हो चाइल्डिश मेंटेलिटी लगा के इसको मारा था, जो कि गलत था। संगभूति ये क्वेश्चन का मुझे कुछ नहीं पता था, ये मैंने छोड़ दिया था। एंड ये पूछ रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट कि 2023 में कौन सी ऐड की गई। ये तो हम सबको पता है, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो। ये जो बोध गया का टेम्पल है तो काफ़ी पहले ऐड हो चुका था। रानी की वाव हम देखते हैं कि रानी की वाव जो है, जो नए नोट्स हैं उनके ऊपर छपी होती है, तो ये भी काफ़ी पहले ऐड हो चुका था। बच्चा क्या शांति निकेतन, ये जो होयसला टेम्पल है ये हमें पता है 2023 में ऐड हुआ था। सो ऑप्शन 2 इसका आंसर था। ये करेक्ट था मेरा आंसर। उसके बाद बोल रहा है 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड मेंशन है 368 में। अब 368 में एड सच मुझे ये तो पता था एडिशन मेंशनड है, रिपील मेंशनड है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वेरिएशन भी मेंशनड है। मैं कंफ्यूज था, मैं इसका ऑप्शन डी मारने वाला था, बट मैंने ओवर थिंक किया और मुझे लगा कि वेरिएशन मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने सी मार दिया, जो कि गलत ऑप्शन था।
एंड देन ये पूछा था कि लो बर्थ रेट कौन सी कंट्रीज़ में है। मुझे जापान का पता था, साउथ कोरिया का पता था। इन दोनों के बेस पे मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, ये भी उड़ा दिया था, ये भी उड़ा दिया था। अब ये और ये बचे थे। फिर इटली का मुझे श्योर नहीं था, बट फिर मुझे याद आया कि करंट अफेयर में मैंने कहीं पढ़ा था कि इटली की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। सो पॉपुलेशन डिक्लाइन तभी करती है जब लो बर्थ रेट हो। सो इसलिए इसका आंसर ए था एंड ये ऑप्शन करेक्ट था मेरा। उसके बाद पूछ रहा है मनी बिल रिलेटेड कौन कौन सी प्रोविजंस है पार्लियामेंट रिलेटेड। मुझे ये पता था कि अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, लोकसभा की मर्जी एक्सेप्ट करना या ना करना। ऑप्शन 4 गलत था, इसलिए मैंने ये भी उड़ा दिया। 3 ऑप्शन बचे थे मेरे पास। मुझे ये पता था दूसरा सही है, मनी बिल जो है वो राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं लाया जा सकता। सो ये सही है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल, सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ये भी सही है। सो 2 एंड 3 वॉज करेक्ट। सो ये भी उड़ गया था। अब इन दोनों में मैं कंफ्यूज था। मुझे आर्टिकल 100 ये जो 9 लिखा हुआ है कि 109 में मैंशनड है मनी बिल रिलेटेड प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस। मुझे ये पता था मनी बिल 110 में है, बट मैं ओवर थिंक कर गया। मैंने सोचा कि 110 में अगर मनी बिल है तो इसका प्रोसीजर भी 110 में ही होगा, जबकि इसका प्रोसीजर 109 में दिया हुआ था। सो ये मैंने ओवर थिंकिंग की वजह से गलत किया। 2 नंबर मैंने यहाँ पे खो दिए। इसका आंसर सी होना चाहिए था, ना कि बी। उसके बाद ये रैंक का पूछा था मैचिंग के लिए कि कौन सा इक्विवेलेंट है रैंक है 3 सर्विसेज में। मुझे इसका कुछ नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पूछ रहा था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। और ये पूछ रहा था कि काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं। मुझे ये पता था काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, तो चीफ मिनिस्टर तो होंगे और होम मिनिस्टर भी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मुझे श्योर नहीं था कि प्रेसिडेंट का क्या काम है, तो ये सोचता था प्रेसिडेंट क्यों नॉमिनेट करेगा इसमें कुछ। बट इसका आंसर ये भी गलत था, इसमें गवर्नर्स भी होते हैं। 1, 2 एंड 4 इसका कहाँ गया, 1, 2 एंड इसमें ये था, इसका आंसर ये था, डी आंसर था इसका। तो मुझे लगा था इसका आंसर सी है, बिकॉज 2 एंड 4 चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होने चाहिए, बट इसमें गवर्नर भी थे। वही ओवर थिंकिंग। एंड ये जो नई अमेंडमेंट हुई थी 100 समथिंग, आई थिंक 128 और 106, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही था कुछ। नारी शक्ति वंदना अमेंडमेंट जो हुई थी, ये पूछा था प्रोविजंस जो है वो 18th लोकसभा से आएंगी। बट मुझे ये पता था कि जो फर्स्ट सेंसस होगा, अभी रिसेंट जो सेंसस होगा उसके बाद आएगी। तो जो अभी सेंसस होना था वो 26 को होना था, 2026 को न्यू सेंसस होना था। उसके बाद जो फीमेल रिजर्वेशन है लोकसभा में वो आनी थी। बट इसने यहाँ पे लिखा है कि 18th लोकसभा, जो भी रिसेंट इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, वो 18th लोकसभा इलेक्शन थे। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सो फर्स्ट को अगर हम उड़ा दें तो हमारे पास सी ऑप्शन बचता है, जो कि करेक्ट है। उसके बाद ये पूछ रहा था एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इसमें मुझे लग रहा था कि इंडोनेशिया है मित्र शक्ति में, बट मैं ओवर थिंक कर गया और मैंने सोचा बांग्लादेश के साथ भी कुछ है। बांग्लादेश के साथ में भी मैत्री करके हमारी एक्सरसाइज है। सो मैंने फर्स्ट को करेक्ट मार दिया, उसके बेस पे मैंने ये मार दिया, जो कि गलत था। ये क्वेश्चन ही गलत था, आता भी था बट स्टिल गलत कराया मैं। उसके बाद बोल रहा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टू। प्रोहिबिशन का तो पता होता है हमें, ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, ये किसी को स्टॉप करता है कोई एक्शन लेने से। पार्लियामेंट को नहीं करता, पार्लियामेंट का क्या लेना देना, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट कैसे कर सकता है ये लोअर कोर्ट को करता है। लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं करता, ये लोअर कोर्ट को करता है। इसका आंसर सी था। 24th ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। इट इज़ गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर। गवर्नर नहीं था, इसका मुझे याद है। 5th एंड 6th शेड्यूल, जो 5th शेड्यूल है उसमें हमारा प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। 6th शेड्यूल में गवर्नर डिक्लेयर करते हैं, जो कि वो होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है। सो ये इसका मुझे पता था, पहला ऑप्शन गलत है, ये उड़ा दिया। उसके बाद बोल रहा था अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी शेड्यूल ट्राइब इन अदर स्टेट। हाँ ये तो करेक्ट है, इसका आंसर भी था, सही था ये आंसर। उसका यूनियन बजट का बोल रहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट नहीं था, प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, प्रेसिडेंट आना था, ये हम सबको पता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है,
यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ये करेक्ट है, बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है, हर कोई करेक्ट करेगा। एंड ऑथर पूछ रहा था इसमें द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। अब इसमें तो ये तो मुझे पता था वाई भारत मैटर्स, ये मैंने एक रील देखी थी जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब में, तो उसके थ्रू मुझे पता चला था। वहाँ पे जो एस जयशंकर है उसके हाथ में, उनके हाथ में ये बुक पकड़ी हुई थी उन्होंने, सो इसलिए मुझे पता था। अगर आपको नहीं भी पता तो आप आसानी से वो लगा सकते थे एक लॉजिकल गैस की, ये जो इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है, अगर आपने डिबेट देखी हो सो आपको पता होगा कि जो भारत और इंडिया चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में चल रहा है। सो आप इजीली इसका आंसर एस जयशंकर लगा सकते थे, जो कि सही आंसर था। उसके बाद ये पूछा था रीज़न बताओ कौन सी कंट्री न्यूज़ में है। सूडान का हमें पता था रिसेंट वॉर हुई है। टर्की का रिसेंट इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो, ऐसा कुछ नहीं है टर्की का। और अर्जेंटीना का हमें पता था यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और इसीलिए इसका आंसर बी हो गया। ये मुझे पता था, तुक्का नहीं लगाया था इसमें मैंने कुछ। एंड ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें मैंने ये सोचा, इसमें मुझे आइडिया नहीं था इतना, ये जो स्यूम्ड पाइपलाइन बोल रहे हैं क्या है, इसमें मुझे आइडिया नहीं था। बट मैंने ऐसे ही लॉजिकल गैसिंग लगा के इसको सॉल्व किया था, बट ये गलत था। हर बार लॉजिकल गैस सही नहीं होता। एंड रेड सी में मैंने इसका ये सोचा था कि इसमें सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। मुझे लगा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कोई तो रिवर होगी जो एंटर करती होगी रेड सी में, सो मैंने इसको गलत मार दिया। ऑप्शन ए बचा था रेड सी रिसीव करता है रिलेटेड प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एनी फॉर्म। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि रेड सी जो है वो उसका सैलिनिटी लेवल काफ़ी हाई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए मैंने इसका आंसर ए मारा था, बट इसका आंसर गलत था अकॉर्डिंग टू वाजीराम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। मुझे ये पता शिप्स करती हैं बट लार्जेस्ट नहीं करती। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सोर, ये भी नहीं है। पावर प्लांट्स का सबसे ज़्यादा आता है, ये मैंने पढ़ा था। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ये भी नहीं था, ये मैं पढ़ के गया था। मेरे पास ज्योग्राफी के मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के, तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ था। ये भी क्वेश्चन मेरा करेक्ट था कि यूएसए अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेसिक स्टेटमेंट, अगर आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ है आपको पता चल जाएगा ये तो बेकार स्टेटमेंट है। इसको गलत मारा, अगर पहली स्टेटमेंट गलत है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पर लैंड कर जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरवर्ड डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, ओके। एंड सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, मैंने ये मान के गलत किया था। अगर सिंडिकेटेड लोन स्प्रेड करते हैं रिस्क मल्टीपल लेंडर्स में तो उसका जो अमाउंट है वो भी वेरी कर सकता है ना, फिक्स थोड़ी होगा फिर वो। तो ये गलत थी, इसलिए इसका आंसर डी था जो कि करेक्ट था। इसमें डिजिटल रुपये का पूछ रहा था, ये मेरा करेक्ट था। ये बोल रहा सोवरन है, आरबीआई लेके आया, हाँ ये तो करेक्ट है। उसके बाद कोई भी हमें पता कोई भी मनी है, आरबीआई जो मनी प्रिंट कर रहा है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद ये क्या बोल रहा, कहता इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास स्टेटमेंट है। तीसरी गलत है तो तीसरी को उड़ा देंगे हम। फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट, सो ये भी उड़ा देंगे। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, फोर्थ को देखना। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, हाँ ये भी करेक्ट है। अगर मैं आपको डिजिटल रुपये देता हूँ और उसके बदले में चेक ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। सो इसका आंसर फोर्थ है। उसके बाद ये पूछ रहा था गौतम बुद्ध जो है वो किन किन नामों से जाने जाते थे। शाक्यमुनि हम सबको पता है, तथागता ये भी हमको पता है, बिकॉज अगर आपने थोड़ी बहुत एंशियंट पढ़ी हुई है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। बट ये मुझे नया पुत्ता जो बोल रहे थे कि नया पुत्ता, मुझे इसका कुछ नहीं पता था, बिकॉज बुद्धिज़्म जैनिज़्म मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें मैंने लिखा था शाक्यमुनि तथागता, बट नया पुत्ता का कुछ नहीं पता। सो इसका आंसर 2 और 3 था जो कि करेक्ट था। एंड ये पूछा था आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंड इसमें लॉजिकल गैसिंग गई थी, मुझे सबका नहीं पता था। मुझे ये पता था इनाम गाँव महाराष्ट्र में और चालकुलित साइट है, मुझे सिर्फ ये पता था इनाम गाँव का, इसलिए दूसरा पता था। सो उसने पूछा था करेक्ट कौन सा है, दूसरा पता था, उसके बेस में मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया था। अब ये 2 बचे थे, अब मुझे देख रहा था तीसरा और पहला जो है वो चंद्रकेतु उड़ीसा में ट्रेडिंग पोर्ट है, इसका मुझे नहीं पता था। बट मंडगू जो है वो केरला में है
मेगालिथ साइट है। इसका मुझे पता था कि केरला में है, यानी साउथ में है। साउथ में बहुत सारी मेगालिथ साइट्स पाई गई थी। मंडगुम ये मैंने नाम सुना हुआ था। आई थिंक केरला कर्नाटका के बॉर्डर के पास है, इसलिए इसका आंसर बी था, जो कि करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मुझको कुछ नहीं पता था इसका। एंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बाय कॉर्नवालिस, ये मैंने अटैम्प्ट तो किया था बट गलत कर दिया था। इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका आंसर भी मुझे नहीं पता था, ये भी मैंने छोड़ दिया। जो मुझे नहीं पता था मैं सोच के गया था घर से कि जो नहीं पता होगा मैं तुक्का नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। उसके बाद बोल रहा है इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। यस, ये तो करंट अफेयर में पढ़ा हुआ था। उसके बाद बोल रहा है अगर किसी कंट्री ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है राइस बीट, उसको मेंबर होना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बांग्लादेश को इंडिया से बीट इंपोर्ट करनी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर बने। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। इसका आंसर ये था, करेक्ट था ये। उसके बाद बोल रहा है कि लेटेस्ट जो है यूनेस्को कल्चर हेरिटेज साइट में कौन सी चीज़ ऐड हुई है। तो हम सबको पता है गरबा ऐड हुई थी। कुंभ मेला काफ़ी पहले से ऐड हो गया था। दुर्गा पूजा भी काफ़ी पहले से हो गई थी। सो गरबा रिसेंटली हुआ था, वो भी करेक्ट आंसर था। बोल रहा है देयर इज इंस्टेबिलिटी इन वर्स्टिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। यस, फर्स्ट तो करेक्ट है। दे हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर स्कोप्स इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहिल रीजन। यस, ये रीज़न है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए था, विच वॉज करेक्ट आंसर। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम USA। ऐसा नहीं है, इंडिया तो एप्पल इंपोर्ट करता है। इसने बोला एप्पल USA इंपोर्ट नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट गलत थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें यही होता है, अगर आपको पता दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इंटरेक्ट सी, इसका आंसर डी था, विच इज़ करेक्ट आंसर। ये स्पीकर्स की पावर पूछ रहा था। ये पूछ रहा है कोई भी रेजोल्यूशन जब स्पीकर के रिमूवल में लिए आता है तो ही शैल नॉट बी प्रिजाइड, ही शैल नॉट प्रिजाइड। हाँ, ये सही है, वो प्रिजाइड कैसे कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू स्पीक तो सबको होता है। सेकंड शर्ट में गलत है, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, आंसर ए पे पहुंच गया। इंडियन पार्लियामेंट के वो बोला है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन। करेक्ट है, बिल जो पेंडिंग है, बिल जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स हो जाता है डिसोल्यूशन में। ये भी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट था, क्योंकि जो जॉइंट सिटी के लिए बिल प्रेसिडेंट ने बुला लिया, जिसके लिए जॉइंट सिटिंग, वो लैप्स नहीं होता। सो थर्ड वाज इनकरेक्ट, थर्ड उड़ा दिया, पहला दूसरा सही था। ये करेक्ट आंसर है मेरा। इसमें पूछ रहा था पार्लियामेंट प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। प्रोरोगेशन से बिल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट जो है कुछ भी करते हैं तो काउंसिल की एड एंड एडवाइस से करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया। अब क्या बच रहा है, ये प्रोरोगेशन ऑफ हाउस जनरली डन आफ्टर द हाउस एडजर्न्स एंड डाई, बट देयर इज नो बार ऑन प्रेसिडेंट टू प्रोरोग द हाउस बिफोर एंडिंग ऑफ सेशन। ये सही स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दिया हुआ है। सेकंड करेक्ट थी। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव द एक्सेप्शन सब्सटेंशियल दस ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं काउंसिल के एडवाइस पे। सेकंड थर्ड करेक्ट थी, इसका आंसर डी था, ये करेक्ट आंसर है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर सब कर रहे हैं ना, सबके करेक्ट हो रहे हैं, तो आपके भी करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप पहले गेम से बाहर हो जाते हो। उसके बाद ये बोल रहा है मुझे इसका कुछ नहीं पता था। ये क्वेश्चन जो मैंने ये करेक्ट आंसर है इसका, मैंने चेक किया वेबसाइट पे। ये बोल रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। मैंने इसको अज्यूम किया कि ये करेक्ट है, बिकॉज यूरोप में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि वो इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी एक्टिव हैं, तो इसको मैंने करेक्ट मान लिया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। मतलब ये बोला 2040 तक जितनी भी टेक्नोलॉजी है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए खुद ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, डायरेक्ट आंसर मिल गया, आंसर सी विच इज़ द करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि रिसेंटली जो वेनेजुएला है इसने रैपिड रिकवरी की है फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वेनेजुएला नहीं था, ये वो था, क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना था ये। अभी हमने पीछे देखा था ना, ये अर्जेंटीना था।
वेनेजुएला नहीं था। सो इसका फर्स्ट गलत था, इसका आंसर होना था सही था सी, मैंने इसका आंसर बी माना था। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये भी मेरा गलत था। मैंने इसमें ये सोचा था कि सेंटर जो है 100% फंडिंग दे रहा है, बट ऐसा ही मुझे कुछ पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक जो है 100% फंडिंग दे रहा है इसमें, जो कि सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 70-30 में। मुझे ये पता था, इसके बेस पे मैंने ये आंसर मारा था, जो कि वाजीराम के अकॉर्डिंग गलत है। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से तब पता चलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लॉजिकल गैसिंग गई थी, करेक्ट हो गया था आंसर। ये बोल रहा है सेकंड और थर्ड वुमन जो है उसको सेकंड और थर्ड चाइल्ड के लिए वो दिया जाएगा, मिनिमम गारंटी पैकेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड और थर्ड के लिए गवर्नमेंट कैसे दे सकती है, आप खुद सोचो। जब गवर्नमेंट पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स लेके आ रही है तो गवर्नमेंट सेकंड और थर्ड चाइल्ड को कैसे प्रमोट कर सकती है। सो ये तो गलत था। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट था, उड़ा दिया। दूसरे में सिंपल स्टेटमेंट है कि इसमें प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो वॉलंटियरली सर्विसेज दे सकते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स पे। सो ये तो जनरल स्टेटमेंट थी, ये करेक्ट था, आंसर सही हो गया। उसका ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना थी, इसका मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि ये जो है 18 to 59 आई थिंक 18 to 59 के बीच के जो लोग हैं उनके लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब दो इन दोनों में है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मीन्स 2 इज़ करेक्ट। थर्ड देखना था, इसमें बोला फैमिली पेंशन, सॉरी थर्ड देखना है ना। इसमें बोला ई सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव मिनिमम 3,000 पर मंथ आफ्टर टेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। वो तो पहले देखे ना, 59 ईयर्स तक लोग एनरोल कर सकते हैं, तो 60 से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। 2 एंड थर्ड करेक्ट था, आंसर डी है। उसके बाद एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाय टेरेस्ट्रियल, ये तो गलत है। हमको पता जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो जो है ओजोन लेयर में कैप्चर हो जाते हैं, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसमें कैप्चर हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, आंसर आ गया अपना डी, जो कि करेक्ट आंसर है। ये मेरा गलत था क्वेश्चन। इसमें बोला थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू पोल्स, ये मुझे पता था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो ट्रोपोस्फेयर है इक्वेटर पे ज़्यादा थिक है कंपेयर टू पोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट थी, बट मैंने इसका आंसर मारा था बी, जो जबकि इसका आंसर ए होना चाहिए था। ये क्वेश्चन मेरा गलत था। मुझे ये पता था कि जो वोल्केनोज होते हैं उससे ऐश निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर निकलती है, ये नहीं पता प्लाटोकास्ट निकलता। ये मैंने वर्ड ही पहली बार सुना था। मुझे लगा था ये तो कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है। इसका आंसर मैं सी लगाया था, बट इसका आंसर डी होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइसोथर्मल मैप्स, ये क्वेश्चन मेरा सही था। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया था उस टाइम पेपर में कि ये जो अपना लैंड है, ये जो अफ्रीका है, ऐसे ये ओशंस हैं और ऐसे लाइन जाती है जब जनवरी का मंथ होता है। इसमें बोल रहा है आइसोथर्म डेविएट नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ, जनवरी पूछ रहा है ना, ओवर द जनवरी में पता है लैंड जो है जल्दी हीटअप हो जाती है। सो जनवरी में जो सन होता है वो यहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे होता है सन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में सन होता है, ये जो लैंड है लैंड जल्दी हीट हो जाएगी। सो आइसोथर्म लैंड के ऊपर ऐसे आएगी अफ्रीका की ओर। फिर ओशन है, इंडियन ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर ऊपर हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोला है ये गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कोल्डर बनाती है, कोल्डर नहीं बनाती, हॉट बनाती है। बिकॉज गल्फ स्ट्रीम जो है ये हॉट वाटर लेके जाती है अपने साथ नॉर्थ की ओर, तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ये गलत था, इसका आंसर ये था, जो कि सही आंसर था। ये क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा था, जो कि गलत लगा था। एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि पेपर में तुक्का मारने से अच्छा है ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सो दैट आपका स्कोर इंक्रीज़ हो सके। ये क्वेश्चन में मैंने गलत मारा था। मुझे ये पता था पहले रेनफॉल वन ऑफ द रीज़न होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए। उसके बाद ये नहीं पता था मुझे रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड सॉल्यूशन। ये 3 स्टेटमेंट्स थी, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो कंफ्यूजन में मैंने आंसर बी मार दिया था, बट एक्चुअल आंसर नहीं पता बिकॉज अब तक आंसर की नहीं आई ऑफिशियल। ये मुझे सही था। ये बोला नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं,
नॉर्थ सी को हमें पता है रशिया नहीं बॉर्डर करता, ऐसे है ना, ये वो है ऐसे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे रशिया है, ठीक है। ये नॉर्थ सी है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड नहीं करता, गया। रशिया नहीं करता, रशिया पे गया। सो यहाँ पे है जर्मनी, जर्मनी बॉर्डर करता है एंड नॉर्वे बॉर्डर करता है। 2 कंट्री से आंसर बी था, जो कि करेक्ट आंसर है। वही है ना, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो जो या ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप इससे पहले ही मैप ड्रॉ कर लो, सो दैट आपको हेल्प मिले। ये क्वेश्चन मेरा गलत था, वाटरफॉल्स पूछ रहा था 2 अंदर, मैंने ये सही मार दिया था, बट मुझे रिवर का शोर नहीं था कौन सी रिवर पे है, तुक्का मारा था इसमें। मुझे लग रहा था लॉजिकल गेसिंग है, बट ये भी गलत हो गया था। आई वाज रॉन्ग, ये भी गलत था। मुझे ये पता था फोल्ड माउंटेन ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका नहीं पता था मुझे क्या है। एंड ये मुझे पता था सिकाडा, फ्रॉग हॉपर। फ्रॉग हॉपर का तो मुझे पता था कि जो फ्रॉग हॉपर है वो इंसेक्ट होता है, इसलिए मैं इसका आंसर सी मारा था, और आंसर ये सही है। नाम से भी देखो ना, पॉन्ड स्केटर, जो पॉन्ड के ऊपर स्केट करता है, इंसेक्ट ही होगा, फिश थोड़ी होगी, बर्ड थोड़ी होगा, रेप्टाइल थोड़ी होगा। सो बहुत सारी चीज़ें लॉजिक से निकल जाती हैं, हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद बोला मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट कंसिडर सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन बिकॉज दे कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। बिकॉज एक्सप्लेन कर रहा है, इसका आंसर है। इसका मुझे सिर्फ ये पता था, बाकी कुछ नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन गलत किया था, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर अकेला ये होना चाहिए था। मैंने इसका आंसर डी मारा था कि ये तो पता था यूएन की एजेंसी नहीं है, बट यहाँ पे लिखा था फंड्स प्रोवाइड करती है एलडीसीज़ को, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर अकेला ए था। एंड ये भी गलत था, लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन अनलाइक मोस्ट टाइगर, चीता डू नॉट रोड। ये मुझे पता, चीताज जो है रोअर नहीं करते। सिर्फ 2 पता था, 2 के बेस मैंने ये उड़ा दिया, बाकी 3 बची थी। पता नहीं मैंने क्या लॉजिक यूज़ किया था। 2 जबकि गलत है, ओह सॉरी, जब 2 सही है, यहाँ पे 2 नहीं थी, 2 3 में अवेलेबल है। अब मुझे इनके और इनके बीच में कोई डाउट था, मैंने ऐसे यूज़ करके अपना लॉजिक ये लगाया था, जबकि ये गलत था। 100 मिलियन फार्मर्स का पूछ रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको ये देखना होता है कौन सी सिमिलर स्टेटमेंट्स। ये और ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स थी, ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ये भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। 100 मिलियन फार्मर्स की बात कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? ठीक है। अब यहाँ से बोला इंटरनेशनल अलायंस है इंडिविजुअल्स का फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जो सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री को। ये पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये बात कर रहा है, बोलता है एक प्लेटफॉर्म है एक्सीलरेट करने के लिए ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो एंड नेचर पॉजिटिव दस एम टू इंक्रीज फार्मर्स रिजिलियंस। ये सबसे सटीक स्टेटमेंट है, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर ए मारा था, जो कि करेक्ट है। उसको ये बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने इसका आंसर सी मारा था। ये सोचा था कि रूफटॉप सोलर वोल्टाइक यूनिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बैटरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, फ्यूल सेल को किया जा सकता है, बट बायोमास जनरेटर को नहीं किया जा सकता बिकॉज हैवी इक्विपमेंट होती है। मैंने तो सी मारा था, वाजीराम के अकॉर्डिंग ये गलत है। इसका मैंने सैंडलवुड मारा था, बोल रहा था कि कौन सा सिर्फ एक इंसेक्ट है जो पोलिनेट कर सकता है इस चीज़ को। मुझे लगा था इसका आंसर सैंडलवुड होगा, बट इसका आंसर फिग था। कोई बात नहीं। अब ये बोला पॉइजनस स्पीसीज किन किन के मानी जाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका आंसर वो होता है जो हार्ड टू प्रूव हो। बटरफ्लाइज पॉइजनस होती हैं, फिश होती है, फ्रॉग होता है। अब कौन जाके, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं फिश की, फ्रॉग की, बटरफ्लाई की, कौन जाके पर्टिकुलरली चेक करने वाला है कि इसमें पॉइजनस स्पीसीज़ है या नहीं है। तो जो क्वेश्चन हार्ड टू प्रूव होते हैं ना, जिनका आंसर वो हमेशा करेक्ट होते हैं। तीनों में इसका आंसर सी था। ठीक है। अब ये बोल रहा है कौन सी नेटिव है इंडिया की। कैश्यू नट हमें पता है इंट्रोड्यूस, कैश्यू नट इनको पाया यूरोपियन लेके आए थे। रेड सेंटर इंडिया में ऑलरेडी था, इसका आंसर ए था, विच इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मुझे कुछ नहीं पता था, ग्रीन पील एयरपोर्ट पूछ रहा था, छोड़ दिया था मैंने। वाटर वेपर पूछ रहा था, ये गैस है, यस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, वाटर वेपर डिक्रीज़ होता है। उसके बाद ये बोला इट्स पेनिट्रेशन मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स से सबसे कम होती है भाई। पोल्स में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वाटर वेपर कम होते हैं, जबकि इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर वेपर फॉर्मेशन जल्दी होती है। सो इसका आंसर 2 गलत था, आंसर ये था इसका, जो कि करेक्ट आंसर है।
ये मैंने गलत मार दिया। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर्स। मुझे लगा था प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, थ्रू आउट द ईयर तो इक्वेटर पे होती है, मैंने इसलिए इसका आंसर ए मारा था। बट वाजीराम के अकॉर्डिंगली आंसर गलत है, इसका आंसर वाजीराम के अकॉर्डिंगली सी जा रहा है। कोरियलिस फोर्स की बात कर रहा था कि विंड वेलोसिटी के साथ इंक्रीज़ होती है, मैक्सिमम होती है पोल्स पे, एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। मुझे सेकंड स्टेटमेंट का श्योर था कि ये करेक्ट है, इसलिए मैंने आंसर ये और ये उड़ा दिया था। अब बी और सी बचते हैं। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। सो ये भी मैंने तब इमेजिनेशन की थी कि कैसे इंक्रीज़ होती है। अगर हवा किसी डायरेक्शन में चल रही है पर्टिकुलरली तो कोरियलिस फोर्स इंक्रीज़ होगी, हमें एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, जैसे एयरप्लेन को पुश मिलता है, जैसे हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न साइड्स होती हैं, ईस्टर्न साइड्स होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ से लॉन्च किया जाता है कोई भी सैटेलाइट, इसलिए लॉन्च किया जाता है बिकॉज विंड वेलोसिटी जो है उस डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये भी करेक्ट था। मैंने उसको सी मारा था, ये करेक्ट आंसर था। 21 जून को पूछ रहा है कि कौन 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट का एक्सपीरियंस करता है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पता था, ये नहीं है। इक्वेटर का भी नहीं है, हमें ये पता था ये अर्थ है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे होता है सन, ठीक है। सो टॉपिक ऑफ कैंसर पे तो 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट होगी, तो आर्कटिक सर्कल में भी 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट होगी। इसका आंसर डी था, जो कि करेक्ट आंसर था। अब ये बोला था पीट लैंड, लार्जेस्ट पीट लैंड, मैंने ये वर्ड, मुझे ये पता था कि कॉन्गो बेसिन का है। सो ये भी गलत, ये भी गया, ये भी गया, इसका आंसर बी था। सो लार्जेस्ट कॉन्गो बेसिन को लास्ट टाइम पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको पढ़ के गया था। कॉन्गो बेसिन, अमेज़न बेसिन एंड रियो डी प्लेटा बेसिन, ये 3 बेसिन में पढ़ के गया था। मुझको पता था लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड जो है कॉन्गो बेसिन है, इसलिए इसका आंसर बी था। जबकि ये लास्ट ईयर दिया गया था, जिसने भी लास्ट ईयर प्री दिया होगा उसने डेफिनेटली ये प्रिपेयर किया होगा, उसका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। उसके बाद PFAS के बारे में पूछ रहा था, सब्सटेंस दैट आर यूज इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये मुझे पता था, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला था ये ईजिली डिग्रेड नहीं होते, ये भी सही था, जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायोअक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, ये भी करेक्ट है, बायोअक्यूमुलेशन हो जाती है इनकी एनिमल बॉडीज में। डी आंसर था करेक्ट है, मेरे हिसाब से सबका करेक्ट होना चाहिए आंसर, जिसने भी लास्ट ईयर दे दिया था। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद बोला पी फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं। देखो इसका आंसर ना सी था, मैं बी मार के आया हूँ। मुझे लग रहा था ग्राउंड नट तो नहीं है, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। वही अगर आपने अच्छे से कीवर्ड्स पर फोकस नहीं किया, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करके आओगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी मेरा गलत लगा था, इसमें बोला फ्लाइंग फॉक्सेस प्लेज अंडर वोमेन कैटेगरी, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड, ठीक है। बट मैंने इसका आंसर ए मार दिया था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने ए क्यों माना था। अब मैं सोचता हूँ जबकि इसका आंसर ए बनना नहीं चाहिए था, इसका आंसर बी बनना चाहिए था, मैंने ए मार दिया था तब। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट टाइम। टोटल फर्टिलिटी रेट बोल रहे हैं क्या होता है। अब इसमें ना ये लिखा था बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन इन अ ईयर, ये था ऑप्शन, ये भी गलत था, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न टू अ कपल इन देयर, कपल की बात नहीं होती कभी, फीमेल की बात होती है सिर्फ। ये देखो एवरेज नंबर ऑफ वुमन गिव्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, इसका आंसर डी था। जो भी सेट मोस्ट आपको प्रॉमिसिंग लगती है ना, वो उसका आंसर होता है। ये भी मेरा करेक्ट गया था। बोल रहा है NBFCs जो है एक्सेस कर सकती है RBI की लिक्विडिटी विंडो, NBFC नहीं कर सकती, ये सिर्फ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो कर सकते हैं, और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं, बट वो RBI का डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, सो ये उड़ा दिया था। उसके बाद बोल रहा था इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो है वो GSEC होल्ड कर सकते हैं, ये हमें पता है। उनकी 5 पॉइंट समथिंग आई थिंक 5.5% तक स्टेक वो होल्ड कर सकते हैं GSEC में, सेकंड करेक्ट था। थर्ड भी करेक्ट था, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स, ये भी करेक्ट है, इसका आंसर डी था, जो कि करेक्ट आंसर था। इकोनॉमी में ये अच्छी है तो ये मेरे सही हो गए थे। उसके बाद ये बोल रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग कौन है जो ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डेट सिक्योरिटीज में? इंश्योरेंस कंपनीज कर सकते हैं, पेंशन, रिटेल, तीनों कर सकते हैं। इसका आंसर डी था, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन से हैं? करेंसी स्वैप है, हमें पता है। ETFs हैं। मोटर व्हीकल कब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए? इसका आंसर डी था, जो कि करेक्ट था। ये भी मेरा करेक्ट था। इसमें बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डायरी फार्मिंग प्राइमरी है बिकॉज डायरेक्ट आ रहा है एनिमल से, ठीक है। वीविंग ऑफ क्लॉथ सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कॉटन पड़ा हुआ है, कॉटन को हम वीव करके क्लॉथ बना रहे हैं, सो कि एक सर्विस है, सर्विस सेक्टर सेकेंडरी में आता है। ये दोनों करेक्ट है। मिनरल एक्सप्लोरेशन ये प्राइमरी आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम स्टोर कर रहे हैं, इसका आंसर दिया हुआ था सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विस जो होती है वो टर्शरी में होती है। ये भी गलत था। वीविंग ऑफ क्लॉथ्स मशीनरी के थ्रू कपड़ा बन रहा है, इसलिए ये सेकेंडरी में आएगा। इसका आंसर डी था, जो कि करेक्ट आंसर था। उसके बाद ये भी मेरा सही गया था। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोल रहा है किन किन से बनाया जा सकता है? ये सभी हैं, जो भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, कॉर्न ग्रेन है, वेस्ट वाटर स्लज है, वुड मिल वेस्ट है, इन सब को यूज़ करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। इसमें देखो आप स्पेशली कुछ पढ़ते नहीं हो, ये जो आपकी पेरिफेरल नॉलेज होती है ना, इसमें यूज़ होती है। फिजिकल कैपिटल इन इंडिया, फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है। फार्मर्स प्लो, जो प्लो है फार्मर के पास, वो क्या है? वो उसकी वर्किंग कैपिटल नहीं है, उसका फिक्स कैपिटल है। कंप्यूटर उसका फिक्स कैपिटल है, ये करेक्ट था। ये गलत था। यान यूज्ड बाय वीवर, जो यान वो यूज़ कर रहा है वो उसका रॉ मटेरियल है। ये देखो मैंने पेपर में लिखा भी था, ये भी गलत है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल नहीं है, पेट्रोल भी रॉ मटेरियल है, ये भी गलत है। इसका आंसर ओनली ए था। वाजीराम के अकॉर्डिंगली गलत है, बट विजन के अकॉर्डिंगली ये सही है। 88 क्वेश्चन ये बोल रहा है किसमें हम 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं, अपने आप बहुत सारे यूज़र आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल आइटम्स भी सेल वेल कर सकते हैं, उनका राइट भी होता है। तो ये तो डायरेक्टली मेटावर्स की बात कर रहा है। वर्चुअल मैट्रिक्स नहीं था, क्रिप्टोग्राफी भी नहीं था, बिग डेटा एनालिटिक्स भी नहीं था। ये जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड है ना, ये इस वर्ड से ही आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं कि ये मेटावर्स की बात कर रहा है। उसके बाद बात चल रही थी RBI वाइल रेटिंग फॉरेन बैंक्स। RBI कौन कौन सी चीज़ें इम्पोज करता है फॉरेन बैंक्स पे? यहाँ पर क्या कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है फॉरेन बैंक्स पे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बैंक्स पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इंडिरेक्ट था, ठीक है। उसके बाद बोला होली ऑन फॉरेन बैंक सब्सिडीज़ एटलीस्ट 50% बोर्ड मेंबर्स जो हैं इंडियन होने चाहिए, ये करेक्ट था। इसका आंसर बी था, ये मैं पढ़ के गया था। CSR की बात कर रहे थे कि CSR जो है, CSR एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट अ कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड CSR। ये CSR रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा हुआ, अगर आपने रूल्स नहीं भी पढ़े तो आप अपनी बेसिक लॉजिक यूज़ कर सकते हो कि जो कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा दे रहा है जो एक्सपेंडिचर, वो CSR नहीं हो सकता, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बोला CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR। ये CSR की 3.5 या 2.5, आई थिंक 2.5 था। 2.5% होता है लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट, जो कंपनीज़ को एज अ CSR एक्सपेंडिचर करना होता है। सो ये गलत है, इसका आंसर ये था, जो कि करेक्ट था। RTGS की पूछ रहा है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। मुझे इसका नहीं पता क्या होता है या क्या नहीं होता। मुझे ये पता था कि फ्यूजन रिएक्टर के लिए होता है एंड ये यूज़ किया जाता है पावर करने के लिए ऑर्बिटल स्पेस। इसका फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट था। सो ये मैंने उड़ा दिया था। बट ये जो लिखा हुआ ना प्लूटोनियम 238 यूज़ करता है विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न था, बट मैंने इसका आंसर डी मारा था। इसका आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पे प्लूटोनियम की जगह आई थिंक थोरियम और यूरेनियम आना चाहिए। नेक्स्ट इज जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। मुझे इसका नहीं पता था, मैंने इसमें ऐसे ही तुक्का ही मारा था काइंड ऑफ, जो कि गलत था। एंड ये बोल रहा है कि ब्लड वेसल को डायलेट कौन करता है, ब्लड वेसल और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कौन सी चीज़ करती है? देखो ये उड़ा दिया था मैंने। नाइट्रस ऑक्साइड तो पोल्यूशन होता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी पोल्यूशन होता है। इन दोनों में मैं कंफ्यूज था। मुझे लग रहा था मैं मारने वाला था इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, बट मैंने मार दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि गलत था। ऐसे ही होता है ना, आपको गट के साथ जाना चाहिए। जो आप गट फीलिंग बोल रही है ना शुरू शुरू में, फर्स्ट इंस्टेंस में कि इसका आंसर ये है,
मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर वही होता है। इसका आंसर ए था, बट मैंने सी मार दिया बेवकूफ़ी के कारण। उसके बाद बोल रहा है रेडार में कौन कौन सी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। इसमें सब आ जाता है भाई, माइग्रेशन ऑफ एनिमल देखी जाती है, प्रेसिपिटेशन देखी जाती है, नारकोटिक सब्सटेंस भी यूज़ किए जाते हैं। ये नारकोटिक वाली चीज़ जो है ये मैंने हिस्ट्री टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे। वहाँ पे एक ऐसे ही चलता होता है, शो आता है, तो मैंने वो देखा था। उसमें मुझे पता चला था कि ये रेडार को यूज़ करते हैं नारकोटिक्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर ऑल था। एंड ये क्वेश्चन ना हार्ड टू प्रूव है। जैसे जो मैंने बताया, जो चीज़ें हार्ड टू प्रूव होती हैं ना, उसमें ऑल आंसर होता है। अब नारकोटिक्स को चेक किया जाता है नहीं जाता, कौन सी कंट्री चेक कर रही है, यू डोंट नो। यूपीएससी डोंट नो कि अफ्रीका में नारकोटिक्स को चेक करने के लिए रेडार यूज़ किया जा रहा है। सो हार्ड टू प्रूव है, इसलिए इसका आंसर ऑल है। ये पूछा था कौन सी जनरेशन है, मुझे लगा था ऑल है, बिकॉज इंडिया ने एक्वायर किया था राफेल, MiG-29, तेजस, बट इसका आंसर गलत था। उसके बाद बोल रहा हाइड्रोजल कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। ये मुझे पता था कि ये ड्रग डिलीवरी में यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में यूज़ की जाती है। जेल है ना, हाइड्रोजेल है, लुब्रिकेंट्स में तो यूज़ की जाएगी। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी यूज़ की जाती है। ये मुझे लास्ट में याद आया था, इसलिए इसका आंसर डी था। ओके, ये बोल रहा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे कौन सी चीज़ निकलती है। ये तो मुझे पता था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं निकलती, हाइड्रोनियम भी नहीं निकलती। ऑक्सीजन वाटर वेपर में कंफ्यूज था। पहले मुझे लग रहा था इसका आंसर वाटर वेपर है, बट मैंने ऑक्सीजन मार दिया। अगेन सिली मिस्टेक की मैंने इसमें। अगर वाटर वेपर ही मारता, जो कि मैंने लिखा भी था यहाँ पे वाटर वेपर होता है, बट स्टिल मैं इसका आंसर सी मार के आया। आई डोंट नो वाई मैंने सी क्लिक किया, मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद बोल रहा था रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है। इरीगेशन और टेरेस फील्ड ये भी नहीं था, लिफ्ट इरीगेशन में नहीं था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में नहीं था। ये कीवर्ड पे आप फोकस करो, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर को स्टोर करके रखना है हमने, सो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसका आंसर सी था, जो कि करेक्ट आंसर है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बोल रहे हैं किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ये वेस्ट वाटर के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपने PYQ देखे हुए हैं तो PYQ में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सो अगर आपने वो प्रिपेयर किया हुआ था तो आपको आपका ये क्वेश्चन सही हो जाना था। लास्ट वाले में इसका आंसर जो था वो आई थिंक डी आना चाहिए था। कहाँ पे आप कोलेटरल बोरोइंग या लैंडिंग ऑब्लिगेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो। मैंने इसका आंसर बॉन्ड मार्केट मारा था, बट इसका आंसर डी होना चाहिए था। अगेन सिली मिस्टेक। सो इन टोटल मैंने 98 क्वेश्चन, नो 98 नहीं है, 92 थे यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई है। आउट ऑफ 100 आई अटेम्प्टेड 92 क्वेश्चंस, जिनमें से मैंने 8 छोड़ दिए थे बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था उनका। 60 मेरे क्वेश्चन सही थे अकॉर्डिंग टू वाजीराम। 32 क्वेश्चन गलत थे अकॉर्डिंग टू अगेन वाजीराम। सो मेरा नेट स्कोर जो था वो 98.88 बन रहा था, बट एज़ पर विजन IAS मेरा जो स्कोर है इट इज़ अराउंड 106.42 एज़ पर विजन IAS। स्कोर वेरी कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली मेरा स्कोर जो है 95, 90 और 96 प्लस है सभी कोचिंग्स के आंसर कीज चेक करके। सो दिस वाज माय पेपर, आई होप यू लाइक इट।